जेजे के सीजन 2 खत्म होता है चैप्टर 137 पर, इसलिए सीजन 3 को हम लोग शुरू करेंगे ठीक उसके बाद से, यानी कि चैप्टर 138 से। तो सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि मैं पूरी जेजे के मांगा को सिंप्लीफाई करके पैनल बाय पैनल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मांगा में फाइनल बैटल चल रहा है और हो सकता है कि साल के एंड तक ये माइंड ब्लोइंग स्टोरी खत्म हो जाए। एनीवे स्टार्ट करते हैं हमारे नए स्टोरी आर्क इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क से। तो सबसे पहले हमें सैटेलाइट व्यू दिखाया जाता है जापान का, और हम देख सकते हैं कि जो टोक्यो वाला एरिया है जहाँ पर शिबुया इंसिडेंट हुआ था वो जगह पूरी तरीके से ब्लैक है, यानी कि वहाँ पे कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचा। एंड ऑब्वियसली जो धमाल वहाँ पर हुआ है उसके बाद कोई कैसे ही जिंदा बच सकता है वहाँ पे, राइट। और हमें पता चलता है कि टोक्यो सिटी के 23 वार्ड्स पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, यानी कि 23 डिस्ट्रिक्ट्स बराबर जगह तबाह हो चुकी है, और इससे कितने लोगों की जान गई होगी तुम अंदाजा लगा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं बिग बॉय यूता ओकोत्सुको, जो कि जुजुत्सु हायर अप्स के सामने खड़ा है, और हायर अप्स उसे 5 चीजें बताते हैं जो कि एनिमे में बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी रिकॉल करा देता हूँ। पहली चीज तो ये कि सुगुरु गेतो जिंदा है और उसे वापस से मारने के ऑर्डर्स हैं। एटलीस्ट हमें ये बात तो पता है कि वो गेतो नहीं है, लेकिन ये बात शायद हायर अप्स को नहीं पता है। दूसरी चीज ये कि गोजो ने शिबुया इंसिडेंट में ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर काम किया है, तो इसलिए हायर अप्स के सामने गोजो गिल्टी है, और क्योंकि वो अभी प्रिजन रिल्म में सील्ड है तो उसे सील ही रहने दो। जो भी उसे अनलीश करने की कोशिश करेगा उसे क्रिमिनल मान लिया जाएगा। और एक्चुअली में ऐसा इसलिए है क्योंकि हायर अप्स नहीं चाहते कि गोजो वापस से अनलीश हो जाए और सभी हायर अप्स को मार दे, क्योंकि हमारे साथ हायर अप्स भी जानते हैं कि गोजो ऐसा कर सकता है। तीसरी चीज ये है कि मासामिची यागा यानी कि जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, या कह सकते हो डेथ पेनल्टी दे दी गई है हायर अप्स के द्वारा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गोजो और गेतो को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया और इवेंचुअली शिबुया इंसिडेंट हो गया। तुम लोग समझ रहे हो हायर अप्स कितने हरामी लोग हैं। खैर चौथी चीज वो लोग बताते हैं कि यूजी इतादोरी का जो एग्जीक्यूशन था जिसे गोजो की वजह से पोस्टपोन कर दिया था, अब उसे वापस से रिज्यूम कर रहे हैं और यूजी इतादोरी को मारने के ऑर्डर्स हैं। जिसके बाद आती है पांचवी और आखिरी चीज, स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर यूता ओकोत्सु को अपॉइंट किया गया है यूजी इतादोरी को मारने के लिए। और यूता इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि वो खुद अपने हाथों से यूजी को मारना चाहता है, क्योंकि शिबुया इंसिडेंट के दौरान यूजी ने इनुमाकी का हाथ काट दिया था और इनुमाकी यूता का दोस्त है, तो इसलिए स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर यूता मारना चाहता है इतादोरी यूजी को। जेजेके के दोनों प्रोटैगनिस्ट अब इस पॉइंट पर लड़ने वाले हैं, और मैं तुम्हें स्पॉइलर पहले ही दे देता हूँ, सीरीज यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिसके बाद हमें जेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिलते हैं नाओया जेनिन से, जो कि एक नंबर का एरोगेंट और मिसोजिनिस्ट व्यक्ति है। वो अपनी अटेंडेंट से पूछता है कि माँ की जेनिन का क्या हुआ, क्या वो मर चुकी है। नाओया जो कि एक नंबर का मिसोजिनिस्ट आदमी है, वो कहता है कि माँ की सुंदर है, लेकिन वो एक नंबर की बेवकूफ है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता कि एक आदमी को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। जो भी लड़की सोचती है कि वो लड़कों से आगे है या उनके बराबर भी है, उस लड़की को जीने का कोई हक नहीं, उसे मार देना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नाओया कह रहा है। और क्योंकि माँ की खुद को नाओया के बराबर समझती थी, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता। फिर वो गेट खोलकर ऑफिस में एंटर करता है और मिलता है 2 लोगों से, जिनिची जेनिन और ओगी जेनिन से, जो कि उसके अंकल हैं। वो दोनों ही उसे कहते हैं कि तुम लेट हो, जिस पर वो बड़े प्यार से सॉरी बोलता है। और आज वो इतना खुश इसलिए है क्योंकि क्लैन का अगला लीडर नाओया खुद बनने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही एरोगेंट व्यक्ति है, वो जिनिची और ओगी दोनों की ही बेइज्जती करता है, जिससे गुस्सा होकर जिनिची उसे एक पंच मारता है, लेकिन नाओया उसे डॉज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओगी भी अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन वो उसे चाहकर भी नहीं मार सकता, क्योंकि जेनिन क्लैन का अगला लीडर नाओया खुद बनने वाला है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नाओया के डैड और कोई नहीं बल्कि नाओबितो जेनिन है। जिन लोगों को नहीं पता, नाओबितो फॉर्मर लीडर था जेनिन क्लैन का। तभी रूम के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति एंटर करता है और बताता है कि मास्टर नाओबितो जेनिन ने मरने से पहले वसीयत लिखी थी, यानी कि बताया था कि उनके बाद जेनिन क्लैन का लीडर कौन बनेगा, क्योंकि नाओबितो जेनिन जिसकी हालत शिबुया इंसिडेंट से खराब थी, वो अब फाइनली मारा जा चुका है और अब बिल्कुल सही टाइम है नया लीडर चुनने का। फिर वो बूढ़ा इंसान आराम से बैठकर नाओबितो की वसीयत पढ़ता है। वो पढ़ता है कि जेनिन क्लैन का अगला लीडर यानी कि 27th लीडर बनने वाला है और कोई नहीं बल्कि नाओया जेनिन, जो कि उसका बेटा है। और जितनी भी संपत्ति या वेयर हाउस या जितनी भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब के सब नाओया के नाम हो जाएंगे। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब वो बूढ़ा व्यक्ति एक क्लॉज के बारे में बताता है कि अगर कभी बाय चांस सातोरू गोजो मारा जाता है या मेंटली इनकैपेसिटेट हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट मेगुमी फुशिगुरो जेनिन क्लैन का अगला लीडर बन जाएगा। ये सुनते ही नाओया का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि कैसे सब उसके लीडर बनने के खिलाफ हैं। तभी एक फीमेल अटेंडेंट उसे बताती है कि मेगुमी फुशिगुरो इस टाइम पर टोक्यो में है और सुकुना के वेसल को ढूंढ रहा है, यानी कि इतादोरी की बात कर रहे हैं। गुस्से में नाओया कहता है कि मैं इतादोरी यूजी को मार
दूंगा और ये बात तुम हायर अप्स को बता देना। लेकिन उसका एक्चुअल प्लान तो इतादोरी और मेगुमी दोनों को मारने का है। जिसके बाद हम देखते हैं स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूकी को, जो कि फोन पर किसी से माफी मांग रही थी वहाँ पर लेट पहुँचने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली वो जुजुत्सु के हायर अप से माफी मांग रही थी। फोन रखने के बाद यूकी खुद से ही कहती है कि वो एक्चुअल में किसी के साइड नहीं है, ना तो वो जुजुत्सु वालों की साइड है और ना ही किसी और के साइड। उसके खुद के कुछ अलग मोटिव्स हैं। वो बस चाहती है इस पूरी दुनिया से सारे कर्स्ड स्पिरिट्स का नामो निशान मिटा देना। और वो कहती है कि अब टाइम आ चुका है जब वो खुद जाकर मास्टर तेनगेन से बात करेगी। जिसके बाद हम इतादोरी यूजी को देखते हैं, जो कि सीढ़ियों पर बैठा है, पूरी तरीके से निराश और हताश। तभी वहाँ पर चोजो आ जाता है और यूजी से उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है। यूजी बताता है कि सुकुना की वजह से वो ठीक तो हो गया है, लेकिन यूजी के अंदर ही अंदर अब सुकुना पहले से भी ताकतवर हो चुका है। जिस पर चोजो कहता है कि वो अकेला ही फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा कर लेगा, तो अगर यूजी चाहता है तो वो वापस से जुजुत्सु हाई जा सकता है। जिस पर यूजी कहता है कि अब वो नहीं जा सकता। सुकुना के दिमाग में पहले ही मेगुमी के लिए कोई प्लान है। ऊपर से उसने शिबुया इंसिडेंट में कितने सारे लोगों को मार दिया है जब सुकुना ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया था। इसके साथ ही वो याद दिलाता है कि चोजो के दोनों भाइयों को भी यूजी ने खुद ही मारा है। जिस पर चोजो कहता है कि वो तुमने जानबूझकर नहीं किया था और क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर वो लोग सीढ़ियों से उठकर जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूता, ओकोत्सु और नाओया जेनिन को, जो कि यूजी इतादोरी को मारने के लिए निकल चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सीन जो कि हमने सीजन 2 के एंड में देखा था। यूजी एक ब्रिज के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पर ताली बजाता है। इंस्टेंटली कई सारी कर्स्ड स्पिरिट्स पानी में से बाहर निकलती है और यूजी का पीछा करने लगती है। यूजी अपनी पूरी स्पीड से दौड़ता है और एक अंडरग्राउंड टनल में घुस जाता है और तभी चोजो यूज करता है ब्लड मैनिपुलेशन, पियर्सिंग ब्लड, जिससे कई सारी कर्स्ड स्पिरिट्स मर जाती है। लेकिन एक कर्स्ड स्पिरिट बच जाती है जिसे यूजी एक ही पंच में ढेर कर देता है। और ये देखकर चोजो मन ही मन में सोचता है कि यूजी अब पहले से कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसका अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल आ चुका है, यहाँ तक कि वो उसे एक डीमन गॉड भी कह देता है। जिसके बाद चोजो फिर से यूजी को अपना छोटा भाई कहकर एड्रेस करता है। यूजी उसे मना करता है खुद को भाई बोलने के लिए, लेकिन चोजो से कहता है कि ध्यान लगाओ, तुम्हारे डैड के सर पर भी स्टिचेस के निशान थे, है ना? और यूजी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तो यहाँ पर इशारा करने की कोशिश की गई है कि जो यूजी के फादर हैं वो एक्चुअली में केंजाकू हो सकते हैं। मतलब सीरीज में अभी तक केंजाकू का नाम रिवील नहीं करा है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये व्यक्ति जो कि ब्रेन हॉपिंग टेक्निक का यूज करता है, इसका असली नाम केंजाकू है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है नाओया की और वो मन ही मन में सोचता है कि यहाँ पर तो मेगुमी है ही नहीं। नाओया उन दोनों से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन यूजी को कोई आइडिया नहीं था कि उसे भागना क्यों है। तो नाओया उसे बताता है कि क्योंकि अब गोजो नहीं है इसलिए अब यूजी इतादोरी को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और यूजी ये सुनकर शॉक्ड रह गया था क्योंकि उसकी वजह से कितने सारे सॉर्सरर्स बचे हुए हैं। नाओया उसे बताता है कि मेरा काम तो वैसे मेगुमी से था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता, तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। यूजी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेगुमी से क्या चाहिए, जिस पर नाओया बताता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मारा जाए। इंस्टेंटली नाओया नीचे आ जाता है और यूजी को एक पंच मार देता है। नाओया यहाँ पर इतना फास्ट था कि यूजी रिएक्ट नहीं कर पाया। जिसके बाद यूजी और चोजो दोनों ही नाओया पर पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाओया उससे भी बच जाता है। नाओया यूजी से कहता है कि तुम काफी ताकतवर लगते हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये व्यक्ति कौन है? यूजी और चोजो दोनों ही कुछ नहीं कहते। तो नाओया कहता है कि अब टाइम आ चुका है स्पीड को थोड़ा और बढ़ाने का। लेकिन तभी तीनों के तीनों अपनी जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि तीनों ही फील कर पा रहे थे किसी बहुत ही ताकतवर चीज को, इतना ज्यादा ताकतवर कि यूजी को ये लगता है कि ये तो गोजो सेंसे है। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हमारा यूता ओकोत्सु है। अब सिंस वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है तो उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ग्रेड 1 सॉर्सरर्स भी उससे डर रहे थे। फिर बड़े ही आराम से यूता अपनी कटाना को बाहर निकालता है और कहता है कि यूजी अकेला नहीं है। यूजी उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या, लेकिन यूता बात करने के मूड में नहीं था और चोजो ये बात अच्छी तरीके से जानता था। तभी यूता बालकनी से जंप मारता है और जहाँ पर वो लैंड करता है वो पूरी की पूरी दीवार ही टूटकर मलबा बन जाती है। और इस नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथ को देखकर यूजी और चोजो दोनों की 12 बज जाती है। यूता बड़े ही आराम से आगे बढ़ने लगता है और पूछता है कि तुम लोगों में से कौन कौन यूजी के साथ है। नाओया एकदम से अपना हाथ ऊपर करता है और यूता से बोलता है कि मैं तुम्हारी साइड ही हूँ, तुम्हारा नाम यूता ओकोत्सु है ना? जिस पर यूता बड़े ही बैडस तरीके से पूछता है आखिर तुम हो कौन? तो नाओया उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं माकी का कजिन हूँ और मैं भी यहाँ पर इतादोरी को ही मारने आया था, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम उसे मार सकते हो, मैं इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करूंगा। जहाँ ये सारी बातें चल रही थी वहीं चोजो यूजी से कहता है कि तुम्हें भागना होगा क्योंकि नाओया तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। चोजो उससे कहता है कि येलो बाल वाला बहुत ज्यादा ही फास्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे संभाल लूंगा, तुम अपनी स्पीड का यूज करके यहाँ से
भाग निकलना। चोजो उससे कहता है कि कुछ भी करना, लेकिन उस काले बाल वाले यानी कि यूता के हाथ बिल्कुल मत आना। और चोजो कहता है कि तुम मुझे वहीं मिलना जहां हम कल मिले थे। दूसरी तरफ यूता कन्विंस हो जाता है कि नाओया यूजी के साइड नहीं है, तो वो नाओया से कहता है कि तुम दूसरे वाले को संभालो, मैं इतादोरी को एग्जीक्यूट कर दूंगा। इंस्टेंटली चोजो लॉन्च करता है पियर्सिंग ब्लड अटैक ताकि वो यूता का ध्यान भटका सके, लेकिन नाओया उसे पहले ही इंटरप्ट कर देता है और यूता अपनी पूरी स्पीड से यूजी के पीछे दौड़ लगा देता है। और हमारा यूजी जो कि फिजिकली गिफ्टेड है वो भी दौड़ना शुरू करता है। दौड़ते हुए यूजी सोचता है कि यूता ने अपने एक हाथ में कटाना पकड़ रखी है, लेकिन फिर भी वो कितनी स्पीड में दौड़ रहा है। दूसरी तरफ यूता भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। उसे लगा था कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा है और वो यूजी को आसानी से पकड़ लेगा, लेकिन यूजी तो काफी ज्यादा फास्ट है। वहीं हम देखते हैं चोजो को, जो कि सोच रहा था कि वो यूता को आसानी से रोक देगा। वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है नाओया की हरकतों से, जिसके बाद नाओया और चोजो की हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है। नाओया समझ जाता है कि उसके पास ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है। वैसे तो नाओया काफी कंफ्यूज था कि आखिर इसके पास ये टेक्निक कैसे है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पूरा भरोसा है कि फाइट में वही जीतेगा। लेकिन अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है क्योंकि चोजो अब सीरियस हो चुका है। चोजो कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मेरे भाई को मारने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यूता और यूजी के चेस को, जहाँ पर यूजी एक कार के ऊपर से छलांग मारता है और यूता बड़ी ही तेजी से कार की दूसरी तरफ से यूजी पर अटैक करता है। अपनी पूरी ताकत से कटाना को स्विंग करने के बाद भी यूजी हवा में ही उस अटैक को डॉज कर लेता है। यूता ये देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि ये अटैक यूजी को हिट करेगा ही करेगा। फिर दूसरी तरफ से यूजी कार पर एक पंच मारता है, जिससे वो कार डायरेक्टली यूता को जाकर लगती है। यूजी अब तक समझ चुका था कि वो इस इंसान को नहीं हरा सकता है, इसलिए वो भागने में ही समझदारी समझता है और मौके का फायदा उठाकर एक कन्वीनियंट स्टोर के अंदर दौड़ लगा देता है। तभी यूता कन्वीनियंट स्टोर के दरवाजे पर उस कार को उठाकर फेंक देता है, जिससे यूजी का रास्ता रुक जाता है और वो यूता से लड़ने पर मजबूर हो जाता है। यूजी अच्छी तरीके से समझ जाता है कि यूता के पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन उसके पास कर्स्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि गोजो सेंसेई से भी ज्यादा। तो भले ही यूता के पास फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, लेकिन उसकी कर्स्ड एनर्जी उसकी स्ट्रेंथ को कंपनसेट कर देती है। जिसके बाद यूता बताता है कि मेरे पास गोजो सेंसेई से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है, लेकिन मैं गोजो सेंसेई की तरह इस एनर्जी को बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद यूता कहता है कि बहुत हो गई बकवास, अब फाइट पर आते हैं। यूता फिर से यूजी पर हमला करता है और इस बार पहले से भी ज्यादा स्पीड में। तभी यूजी को तोदो की एक बात याद आती है कि जब एक एवरेज फाइटर हमला करता है तब एक स्किल्ड सॉर्सरर उसे देखकर पता लगा सकता है कि वो कहां से हमला करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जो एलीट फाइटर्स होते हैं, यानी कि जो लेवल के फाइटर्स होते हैं, उनका अपनी कर्स्ड एनर्जी पर इतना कंट्रोल होता है कि ये प्रेडिक्ट कर पाना नामुमकिन है कि वो कहां से हमला करने वाले हैं। लेकिन यूजी सोचता है कि ये व्यक्ति तो एलीट फाइटर्स का भी बाप है। इस व्यक्ति की ना केवल बॉडी से, इसकी कटाना से भी इतनी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी निकल रही है कि कोई भी इसका अगला हमला प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो भी हो, यूजी सोचता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। यूता अपनी कटाना से एक और बार हमला करता है और इस बार वो इतना ज्यादा फास्ट था कि यूजी उसे बेयरली ही डॉज कर पाता है। एक तो यूता की कर्स्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ उसकी कटाना, इसलिए यूजी सोचता है कि अगर वो उसकी कटाना को हटा दे तो हैंड टू हैंड बैटल में यूजी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिर यूजी पूरी स्पीड में दौड़ लगाता है और एक एसयूवी कार के अंदर से होता हुआ बाहर निकलता है। इतनी ज्यादा स्पीड में होने के बाद भी यूजी को एक नाइफ दिखता है और वो उसे उठा लेता है। यूता फिर से बहुत स्पीड में अपनी कटाना से हमला करता है, लेकिन इस बार यूजी अपने नाइफ से उसे ब्लॉक कर लेता है। यूता सोचता है कि आखिर इसके पास ये चाकू आया कहां से और इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये उस कार में रखा होगा। लेकिन ये कोई स्पेशल ग्रेड कर्स टूल नहीं है, इसलिए यूता उस पर ध्यान नहीं देता। यूजी उस चाकू के अंदर अपनी बहुत सारी कर्स्ड एनर्जी इम्ब्यू करता है और पूरी ताकत से यूता पर हमला करता है। लेकिन इस पॉइंट तक यूजी को हथियार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसने अब तक के सारे बैटल रॉ स्ट्रेंथ और बेयर हैंड से लड़ी है, इसलिए यूता बड़े ही बैडस तरीके से कहता है कि तुम्हारा पूरा ध्यान मेरी कटाना की तरफ है, लेकिन असली खतरा कटाना नहीं, मैं हूँ। और अनएक्सपेक्टेडली वो यूजी के पेट पर एक किक मार देता है और यूजी मन ही मन में सोचता है कि उसकी एक नॉर्मल सी किक भी कितनी ज्यादा पावरफुल है। फिर यूजी अपने अगले अटैक के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके पहले ही यूता अपनी कटाना से यूजी का नाइफ तोड़ देता है और उसके चेस्ट पर एक बड़ा सा कट भी मार देता है। लेकिन यूजी इस मौके का फायदा उठाता है और यूता के कटाना पर अपना पैर रख देता है और अपने दूसरे पैर से पूरी ताकत लगाकर एक किक मारता है, जिससे यूता की स्पेशल ग्रेड कटाना भी टूट जाती है। यूता शॉक तो था ही, लेकिन उसे एक चीज पता थी कि ये गोजो का स्टूडेंट है, इसका मतलब बैटल आसान तो नहीं होने वाली थी। यूजी को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब वो यूता को हरा सकता है, क्योंकि अब यूता के पास कोई भी कटाना नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर रीका समन हो जाती है और यूजी को पूरी ताकत से जकड़ लेती है। रीका की प्रेजेंस इतनी ज्यादा
ज्यादा डार्क थी कि यूजी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। रिका बड़े ही डरावने तरीके से कहती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर यूता उसे शांत कराते हुए कहता है कि कोई सीरियस बात नहीं है, हम बस खेल रहे हैं। यूजी डर कर कांपने लगता है और सोचता है कि आखिर ये चीज क्या है, क्या ये किसी टाइप का शिकिगामी है, लेकिन ये चीज जो भी है बहुत बहुत ताकतवर है। फिर यूता बड़े ही आराम से आकर यूजी के चेस्ट में अपनी टूटी हुई कटाना घुसा देता है और बोलता है सॉरी इतादोरी। जिसके बाद हम देखते हैं सुकुना को जो कि यूजी के अंदर है। पहले तो वो काफी डिसअपॉइंट होता है, लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो बड़े ही डिमोनिक तरीके से हंसने लगता है और इसी पैनल के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो फाइनली हमें यूता और यूजी की फाइट देखने को मिली, जो कि पर्सनली मैं बताऊं काफी एंटरटेनिंग थी। और कहानी में इस पॉइंट तक यूजी मारा जा चुका है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है जब तक उसके अंदर सुकुना है। एनीवेज नेक्स्ट एपिसोड तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। तो बस गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Parece que hoy me gustas un poco más.